दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गॉसिप इन साउथ एशिया जीएस एशिया के एपिसोड नंबर 2 में, जहां इस समय साउथ एशियन फुटबॉल से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफ इंडिया की बात करें तो उनके न्यू हेड कोच की पोजीशन के लिए बहुत बड़े इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के फुटबॉल की बात करें तो भाई उनके फुटबॉल फेडरेशन ने अब सोच लिया है कि पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अब बांग्लादेश के फुटबॉल को न्यू हाइट्स पर लेकर जाना है। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस है ना, ये बता दो इंडिया के नेक्स्ट कोच के लिए किसको देखना पसंद करोगे, और साथ में बांग्लादेश के फुटबॉल फैंस ये बता दो कि जैन हकीम से कितना खुश हो। क्या स्ट्राइकर के लिए जैन हकीम ठीक है या अभी और ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और वो अपडेट ये है कि इंडिया की नेक्स्ट कोच की पोजीशन के लिए ना कहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने छानबीन करना शुरू कर दी है। और इस छानबीन के अंदर जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है इंडिया के हेड कोच के लिए, तो भाई वो नाम आ रहा है केरला ब्लास्टर्स के एक्स कोच इवान वुकोमेनोविच का। अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इवान वुकोमेनोविच को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है इंडिया के नेक्स्ट हेड कोच के रोल के लिए। उसका रीजन ये है, अब मैनोलो मार्केस तो मे भी शायद चले जाएंगे, उनके ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा मीटिंग के अंदर। लेकिन मेन बात यह है, एआईएफएफ ने इवान वुकोमेनोविच को अप्रोच इसलिए किया है क्योंकि सबसे पहला रीजन ये आता है कि एआईएफएफ ना कहीं उन कोचेस की तरफ देख रही है जिनको इंडिया के अंदर का एक्सपीरियंस ज्यादा है, जो इंडियन प्लेयर्स की गेम के साथ कहीं फेमिलियर है। और इवान वुकोमेनोविच तो अच्छे खासे सक्सेसफुल हुए भी थे केरला ब्लास्टर्स की टीम के साथ। तो अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बोला यह जा रहा है कि इवान वुकोमेनोविच एआईएफएफ की लिस्ट में काफी मेन टारगेट चल रहे हैं। और यार मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बताओ, अगर इवान वुकोमेनोविच को अप्रोच किया है और अगर मे बी इन्हें इन फ्यूचर में इंडिया का हेड कोच बना दिया जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये इंडिया के लिए वो काम कर पाएंगे, या फिर एआईएफएफ को एक ऐसे कोच की तरफ जाना चाहिए जिसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो? क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इवान के पास नहीं है भाई। ये तो फिर भी अभी शुरुआती नाम है, हो सकता है अभी आगे बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन अगर अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो तुम किस कोच को देखना पसंद करोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैं बात इवान वुकोमेनोविच के ऊपर करूं ना, कि अगर इनको इंडिया का कोच बनाया जाता है तो क्या ये सही ऑप्शन होगा या नहीं होगा, तो भाई देखो मैं ऐसा मानता हूं कहीं ना कहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अभी और ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। क्योंकि अगर मैनोलो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आने वाली है नेक्स्ट हेड कोच के रोल के लिए, और हो सकता है जितनी सारी एप्लीकेशंस आएगी उनमें से मे भी हमें इवान से और बेटर कोच मिल जाए। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास 10 अच्छी एप्लीकेशंस भी आ गई ना जिनको नेशनल टीम का एक्सपीरियंस हुआ, तो हो सकता है भाई वो इंडिया के लिए बेटर चॉइस हो। क्योंकि इवान देखो अच्छे कोच है नो डाउट, लेकिन फिर इनके साथ वही बात आ जाती है कि इनको नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे सेम मैनोलो मार्केज को नहीं था। मैनोलो मार्केज के टाइम पर भी एआईएफएफ ने यही गलती करी थी कि एप्लीकेशंस तो बहुत सारी मंगवा ली थी, लेकिन एंड में मैनोलो मार्केज के साथ वो गए थे क्योंकि उनको आईएसएल के अंदर इंडियन प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सेम एआईएफएफ यहाँ पर इवान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इवान में उन्होंने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि आईएसएल के अंदर सक्सेसफुल रहे हैं भाई। 3 सीजन में लगातार केरला की टीम को प्लेऑफ में लेकर गए थे। 4-4-2 की फॉर्मेशन से इवान खेलना पसंद करते हैं, और पहले ही सीजन के अंदर केरला ब्लास्टर्स की टीम को फाइनल में ले गए थे इवान वुकोमेनोविच। तो भाई अब तुम बताओ, इवान वुकोमेनोविच की प्रोफाइल अगर आईएसएल कोचेज में से देखी जा रही है तो कितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है ये? क्या तुम्हें लगता है इवान सही कैंडिडेट है हमारी नेशनल टीम के लिए, या और अभी काफी सारे नाम है जो यहां पर देखे जा सकते हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं ठीक है, लेकिन अभी और ऑप्शन देखने चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मे बी इन फ्यूचर जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उनमें से अब चाहे इवान वुकोमेनोविच हो गए, इनसे मेरे को उम्मीद है बेटर एप्लीकेशंस आएंगी हमारे पास। और वहीं दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की फुटबॉल टीम के ऊपर बात करें तो भाई बांग्लादेश की टीम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि इनके फेडरेशन ने सितंबर की फीफा विंडो के लिए 7 यूरोपियन कंट्रीज को कांटेक्ट किया है फ्रेंडली मैच खेलने के लिए। भाई 7 यूरोपियन कंट्रीज यानी
बांग्लादेश की फुटबॉल फेडरेशन इस समय काफी ज्यादा सीरियस है टीम को बेटर मैचेस खिलवाने में। और जो ये 7 यूरोपियन कंट्रीज इन्होंने कॉन्टैक्ट करी है ना, तो ये मिड टायर टीम्स हैं जिनके साथ वो बांग्लादेश को खिलवाना चाहते हैं सितंबर की फीफा विंडो के अंदर। और ये 7 यूरोपियन टीम्स कौन है, इनमें नाम आ रहे हैं भाई, फैरो आइलैंड का नाम आ रहा है, लिथुआनिया का नाम आ रहा है, गिब्राल्टर का नाम आ रहा है, सैन मेरिनो जैसी टीम्स का यहां पर नाम आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बांग्लादेश का फुटबॉल फेडरेशन जिस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, जो वो अप्रोच लेकर चल रहा है, तो यहां से साफ पता चल रहा है सितंबर की फीफा विंडो में ये यूरोपियन कंट्री के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन अब बात यहां पर यह आ जाती है, जितनी टीम्स को इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है ना, तो इनमें से लिथुआनिया की टीम ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है बांग्लादेश की टीम के साथ खेलने के लिए। लिथुआनिया ने बोला है हम खेल लेंगे बांग्लादेश की टीम के साथ, जो हमें इंटरेस्ट है, लेकिन सितंबर की फीफा विंडो में नहीं, मे बी हम अक्टूबर या फिर नवंबर में खेलना पसंद करेंगे। क्योंकि देखो अभी ये चीज नहीं पता कि लिथुआनिया की टीम बांग्लादेश आकर खेलेगी या फिर बांग्लादेश यूरोप में जाकर खेलेगी लिथुआनिया की टीम के साथ। लेकिन जितनी 7 की 7 कंट्रीज हैं, तो यहां पर भाई लिथुआनिया की टीम ने अपना साफ इंटरेस्ट दिखाया है कि हम बांग्लादेश के साथ खेलेंगे। और इस अप्रोच से तुम्हें यह पता चलता है कि भाई बांग्लादेश का फुटबॉल फेडरेशन कितना सीरियस काम कर रहा है कि अब चाहे लिथुआनिया ही सही, लेकिन भाई ये जो मिड टायर यूरोपियन टीम्स है ना, मैं सही बताऊं, ये ना टॉप लेवल की एशियन टीम्स की हालत खराब कर देंगे अपने दिन पे। ठीक है, इस लेवल की टीमें हैं ये यूरोपियन टीम्स, और इनके साथ बांग्लादेश को खेल के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्योंकि एशियन क्वालिफायर्स भी चलेंगे और उस एशियन क्वालिफायर्स में अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री के साथ खेल जाएंगे, तो भाई वो वाला एक्सपीरियंस फिर जब वो हांगकांग और सिंगापुर जैसी टीम्स के सामने लेकर आएंगे या फिर इंडिया के सामने लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडवांटेज होगी बांग्लादेश की टीम के पास। क्योंकि प्लेयर्स तो वैसे ही बाहर से बुला रहे हैं, और ऊपर से अब जो ये यूरोपियन कंट्रीज को अप्रोच कर रहे हैं फ्रेंडली मैचेस के लिए, तो यहां से साफ साफ तुम्हें पता चलता है कि इनका इंटेंट क्या है अपने फुटबॉल को लेकर, और किस ग्रोथ के साथ ये अपने फुटबॉल को आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अंदर से रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश की फुटबॉल टीम में अभी और ओवरसीज प्लेयर आने वाले हैं, जिनमें जैन हकीम का नाम तो आ ही रहा है, जो एज अ स्ट्राइकर आके बांग्लादेश की फुटबॉल टीम की मदद करेंगे। क्योंकि यार देखो, स्ट्राइकर की कमी हर टीम में रहती है। ठीक है, आप जितने भी मौके बना लोगे, लेकिन एक स्ट्राइकर अच्छा होना जरूरी है। और होपफुली जैन हकीम आके वो काम शायद से करेंगे बांग्लादेश की टीम के लिए, या फिर अभी और किसी को भी देखना चाहोगे तो वो भी बता सकते हो। लेकिन जैन हकीम के साथ एक और जिस प्लेयर का नाम आया, तो वो आ रहा है निलय वेंडर प्लोएक का। ये भी एक और इनके ओवरसीज प्लेयर है, जो इस समय ऐसी रिपोर्ट्स है कि ये भी आकर खेलेंगे बांग्लादेश की टीम में। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है अभी रिसेंट में, तो वो सेंटर बैक की पोजीशन के लिए कैस्पर होक का नाम सामने आ रहा है। बांग्लादेश के एक और ओवरसीज प्लेयर है, सिर्फ 22 साल की एज है, 6.2 फीट की इनकी हाइट है। अब सोचो, 6 फुट से लंबा डिफेंडर सेंटर बैक की पोजीशन पर कैसा काम करेगा, और वो भी जो यूरोप में जाकर खेल रहा है, जिसको बाहर का एक्सपीरियंस है। तो कैस्पर होक का एक और नाम आ रहा है। तो भाई ये 3 प्लेयर जो है ना, चाहे जैन हकीम हो गए, चाहे निलय वेंडर प्लोएक हो गए, या फिर कैस्पर होक ही क्यों ना हो गए, ये तीनों बांग्लादेश में आते हैं ना, तो भाई बांग्लादेश की जो पोजीशन है वो इतनी सॉलिड हो जाएगी, आपका डिफेंस भी सॉलिड हो जाएगा। मिडफील्ड में आपके पास हमजा और शोमित वैसे ही बैठे हुए हैं, आगे फहमिदुल इस्लाम के साथ आपके जैन हकीम भी आ जाएंगे। तो भाई तुम खुद आइडिया लगा सकते हो कि उनका हर एक डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बांग्लादेश का फुटबॉल फेडरेशन किस इंटेंट के साथ काम कर रहा है और जिस हिसाब से अपनी ये टीम को लेकर चल रहे हैं, तो भाई होपफुली अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर बांग्लादेश की फुटबॉल टीम हमें ऐसे जाते हुए दिखेगी रैंकिंग्स में। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस हैं, वो किसको एज अ नेक्स्ट हेड कोच देखना चाहते हैं इंडिया की फुटबॉल टीम का, और साथ में बांग्लादेश की फुटबॉल फैंस के क्या ओपिनियन है यूरोपियन कंट्रीज के साथ मैच खेलने में, या फिर जैन हकीम जैसे प्लेयर के ऊपर क्या थॉट्स हैं? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।